Assalamualaikum. Welcome to the software engineering course, lecture number 6. लास्ट लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात की थी और मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हवाले से, और इसके बगैर ना तो कोई हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, ना प्रोजेक्ट डेवलप कर सकते हैं, और ना ही ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट डिलीवर कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम कोई प्लान ही नहीं बनाएंगे कि सॉफ्टवेयर बनेगा कैसे, उसमें टीम कौन सी होगी, सॉफ्टवेयर पे बजट क्या होगा, सॉफ्टवेयर का स्केड्यूल क्या होगा, यानी सॉफ्टवेयर बनाना कोई इतनी आसान बात नहीं होती, या इतने मतलब आप उसको कहें कि जी नहीं जी 2 दिन में बन जाएगा सॉफ्टवेयर। अच्छे सॉफ्टवेयर और बड़े सॉफ्टवेयर बड़े टाइम ड्यूरेशन के अंदर बनते हैं, और साथ साथ उनको कंट्रोल किया जाता है कि 2 हवाले से, स्केड्यूल के हिसाब से और बजट के लिहाज से। ये दोनों ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, स्केड्यूल और बजट। अगर आप सॉफ्टवेयर टाइम पे डिलीवर नहीं करेंगे तब भी प्रॉब्लम है। अगर सॉफ्टवेयर आपके बजट से ओवर हो जाता है तब भी प्रॉब्लम है। तो लिहाजा ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें साथ साथ ऑब्ज़र्व करना पड़ता है, साथ साथ इनको मैनेज करना पड़ता है, तभी हम एक टाइमली सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हैं और विद कॉस्ट इफ़ेक्टिव सॉफ्टवेयर डिलीवर कर सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर में मैंने काफ़ी डिटेल से इस पॉइंट पे बात की थी, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये टॉपिक अपनी टेक्स्ट बुक से भी पढ़ लिया होगा और अच्छे तरीके से उसको समझ लिया होगा। आज हम वहीं से आगे कंटिन्यू करते हैं, और कुछ टूल्स हैं, कुछ टेक्निक्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अच्छा स्केड्यूल भी बना सकते हैं, अच्छा प्लान भी बना सकते हैं, और अच्छे बजट को मैनेज भी कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि बार चार्ट एंड एक्टिविटी नेटवर्क चार्ट, कि ये वो डायग्राम्स हैं या वो टूल्स हैं जिनकी मदद से हम स्केड्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे ग्राफिकल नोटेशन यूज टू इलिस्ट्रेट द प्रोजेक्ट स्केड्यूल, कि प्रोजेक्ट का स्केड्यूल बनाने के लिए हमें कोई ग्राफिकल नोटेशन चाहिए जिसको हम इस्तेमाल करके ये चीज़ अंडरस्टैंड करेंगे। शो द प्रोजेक्ट ब्रेक डाउन इनटू द टास्क। हम क्या करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को डिवाइड कर देते हैं छोटे छोटे टास्क के अंदर। सबसे पहले तो ये टास्क शुड नॉट बी टू स्मॉल, यानी टास्क इतने छोटे छोटे नहीं होने चाहिए कि जी एक 10 मिनट के अंदर वो एक्टिविटी होती हो, यानी कोई ऐसे मैनेजेबल टास्क होने चाहिए, ना ज़्यादा बड़े हों ना ज़्यादा छोटे हों, ऐसे मतलब जो मैनेज हो सकें। दे शुड टेक अबाउट ए वीक और 2, यानी तकरीबन एक टास्क 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल हो जाए, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाए। इससे ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए और 1 वीक से छोटा भी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक्टिविटी चार्ट शो द टास्क डिपेंडेंसीज एंड क्रिटिकल पाथ। टास्क वगैरह हम डिवाइड तो कर देते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो जो टास्क है उन तमाम टास्क के दरमियान कोई डिपेंडेंसी भी है। ऐसे टास्क कई होते हैं जिनके दरमियान कोई डिपेंडेंसी हो, यानी एक टास्क 1 मुकम्मल हो तब 2 इनिशिएट कर सकते हैं हम, इस तरह डिपेंडेंसी हो सकती है। यानी एक टास्क के कंप्लीट होने की जो आउटपुट आएगी वो हम फिर आगे फर्दर टास्क की इनपुट इस्तेमाल बना सकते हैं उसको। खैर ये सारी चीज़ें वो हैं जो हमें देखनी हैं। तो बेसिकली एक्टिविटी चार्ट्स आपको टास्क डिपेंडेंसीज ज़ाहिर करते हैं। बार चार्ट शो द स्केड्यूल अगेंस्ट द कैलेंडर टाइम। जैसे मैंने कहा है कि एक्टिविटी चार्ट्स में डिपेंडेंसी शो होती है टास्क के दरमियान, और कोई क्रिटिकल अगर पाथ क्रिएट होता है उन डिपेंडेंसी की वजह से वो शो होता है, जबकि बार चार्ट्स बेसिकली स्केड्यूल को शो करते हैं आपके कैलेंडर के मुताबिक, जो भी आप उस प्रोजेक्ट से रेलेवेंट डेट्स होंगी उसके अंदर। तो सबसे पहले आप देख लेंगे टास्क, हमने यहाँ पे कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं।
यहाँ पे अब मैंने आपको टोटल टास्क 12 दिखाए हैं, यानी T1 से T12 तक, T1, T2, T3 एंड अप टू द T12। उनके साथ मैंने आपको डेज़ के हिसाब से उनका ड्यूरेशन बताया है कि जी टास्क 1 को 8 दिन लगेंगे कंप्लीट होने के लिए, टास्क 2 को 15 डेज़ लगेंगे, इसी तरह टास्क 3 को भी 15 डेज़ लगेंगे। साथ मैंने थर्ड कॉलम के अंदर डिपेंडेंसीज शो की हैं, जिसमें आपको ये ज़ाहिर हो रहा है इसमें तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है टास्क 1 और 2 के अंदर, लेकिन टास्क 3 को अगर आप देखें तो टास्क 1 के साथ इसकी डिपेंडेंसी है। और बेसिकली आप ऐसे कह लें कि टास्क 1 जब कंप्लीट होगा उसके बाद टास्क 3 को इनपुट मिलेगी उसकी, और फिर वो फर्दर आगे स्टार्ट होगा। तो इसी तरह आप देखें टास्क 5 टास्क 2 और 4 पे डिपेंड हो रहा है, टास्क 6 टास्क 1 2 पे डिपेंड हो रहा है, एंड सो फोर्थ। इसको देख के आप इजीली अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि ये जो टास्क वगैरह हैं ये एक दूसरे पे डिपेंड भी हो रहे हैं। नेक्स्ट, अब एक्टिविटी डायग्राम हमने बना दिया। मैंने आपको अभी बताया है कि एक्टिविटी डायग्राम बेसिकली डिपेंडेंसी को शो करता है और बार चार्ट बेसिकली स्केड्यूल को शो करता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले आप देखें एक्टिविटी चार्ट या एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम हम बना रहे हैं। यहाँ पे अब आप देखें कि मैंने किया ये है कि टास्क 1 को 8 दिन लगेंगे, ये मैंने लिख दिया। अब ये जिस टास्क से डिपेंड है उसको मैंने जोड़ दिया, क्योंकि टास्क 1 को M1 चाहिए, यानी टास्क 1 को M1 चाहिए, और इसी तरह टास्क 2 इसको M3 भी चाहिए। तो ये बेसिकली आप डाटा कह सकते हैं, या यानी जो टास्क कंप्लीट करेगा। अब देखें टास्क 6 को टास्क 1 से रेलिवेंट M3 जो है वो चाहिए। तो ये मैंने अगर पिछले चार्ट में अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पे आप देखें कि टास्क 1 जो है इस वक्त तो नहीं है, लेकिन आप टास्क 3 के साथ इसकी M1 की एसोसिएशन है, और M3 की एसोसिएशन टास्क 1 के साथ टास्क 5 की है। तो वो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो इसको देख के आप कह सकते हैं कि ये डिपेंडेंसी भी हमें नज़र आ रही है, और इसको हम एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम कहते हैं या एक्टिविटी चार्ट भी कहते हैं। और फाइनली ये आखिर में आपको फिनिश की एक्टिविटी नज़र आ रही है। तो ये आप बस ये डेट्स लिखी हुई हैं, बेसिकली टास्क 1 टास्क 2 जो है वो यहाँ पे है, तो इनकी डेट्स लिखी हुई हैं 14/7/2003 के हिसाब से यहाँ पे दिखाया गया है। आप इसको आज की डेट के हिसाब से सेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली इसको आप देख के इजीली समझ जाएंगे, कोई इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे चलते हैं, और टाइमलाइन एक्टिविटी टाइमलाइन अब मैंने यहाँ पे दिखाई हैं। ये बेसिकली ये एक टूल होता है जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे चल के। एक MS प्रोजेक्ट टूल होता है माइक्रोसॉफ्ट का, वो इस्तेमाल कर सकते हैं इन डायग्राम्स को बनाने के लिए, या फिर रैशनल रोज़ एक होता है, ये भी काफ़ी मतलब फेमस है। इसी तरह और भी आपको ऑनलाइन टूल्स मिल जाते हैं जिनमें आप ये स्केड्यूल वाले डायग्राम बना सकते हैं, या ये UML डायग्राम आगे हम पढ़ेंगे कई चैप्टर्स के अंदर, वो भी हम आगे उन टूल्स को इस्तेमाल करें। दूसरा एक और अहम टूल है जिसको माइक्रोसॉफ्ट वाइजो कहते हैं, और विजियो भी पढ़ते हैं उसको, और वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल समझा जाता है मैनेजमेंट के लिए, तो वो यूज़ किया जाता है। आप कोई भी जो फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाए तो वो आप डाउनलोड करके उसको इंस्टॉल कर लें। मैं कोशिश करूँगा जब UML डायग्राम्स हम पढ़ेंगे तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा तमाम सॉफ्टवेयर्स का। लेकिन इस स्टेज के ऊपर हम क्योंकि मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, इसलिए जब हम UML डायग्राम्स बनाएंगे तब हम उस सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करके भी देख लेंगे, और उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। खैर, यहाँ पे अब आप देखें तो ये टास्क 1 है, बेसिकली ये यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक जाता है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि टास्क 1 जब मुकम्मल होगा फिर ये टास्क 3 शुरू होगा। अदरवाइज़ आप देखें कि इसको यहाँ से मैं शुरू नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें टास्क 1 की इनपुट इस्तेमाल हो रही है, यानी इसकी आउटपुट आएगी तब हम एज ए इनपुट इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं टास्क 7 भी स्टार्ट टास्क 1 के बाद हो रहा है, लेकिन टास्क 4 आप देखें वो चल रहा है और इसकी डिपेंडेंसी जो है वो किसी हद तक है। तो M1 ये देखें, ये आपको डिपेंडेंसी शो की गई है कि भाई M1 जो है वो यहाँ पे मुझे मिली, फिर मैं आगे टास्क 7 और 3 को स्टार्ट कर सकता हूँ।
अदरवाइज़ मैं नहीं कर सकता। इसी तरह बाकी भी आप उस डायग्राम को देख के पिछले डायग्राम को ये सामने रखेंगे तो आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। अगला जो स्टेप है या अगला जो प्रोसीजर हमने पढ़ना है वो है स्टाफ एलोकेशन। कि हमने ये तो तय कर लिया कि जी इसका स्केड्यूल बन गया, एक्टिविटीज़ भी बन गई कि जी ऐसे ऐसे टास्क हैं और हर टास्क जो है वो इतने वीक के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इतने टोटल 12 टास्क हैं। अब ये तय होता है कि जी अब टास्क हमने डिलीवर करना है लोगों को, ज़ाहिर है अब उसके लिए स्टाफ एलोकेट करना है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पे आप देखें कि हमने बेसिकली जिन जिन लोगों को टास्क दिया उनके नाम मैंने फ़िलहाल यहाँ पे फ्रेड है, जेन है, एनी है, जिम और मैरी, ये 5 लोग मैंने आपको दिखाए हैं। तो अब आप देखें कि जो टास्क 4, 8 और 11 से 12 तक हैं ये सारे फ्रेड को दे दिए। जेन को मैंने टास्क 1, फिर 3, 4, ये 9 ये दिए। एन को मैंने यहाँ पे 2, 6 और 10 एलोकेट कर दिए और जिम को मैंने सिर्फ टास्क 7 दिया और मैरी को टास्क 5 दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी हेल्पफुल टूल्स होते हैं और इनकी वजह से आप देखें कि मैनेजमेंट कितनी आसानी से हम कर पाते हैं। इनके बगैर मैंने जैसे आपको बताया है कि कोई और चारा नहीं है। तो अगर हम ये बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर तो करते ही हैं, मिडिल लेवल के प्रोजेक्ट्स पे भी करते हैं, स्मॉल लेवल के प्रोजेक्ट्स पे भी अगर हम इस तरह टेक्निक्स अप्लाई करेंगे तो वो प्रोजेक्ट काफ़ी सक्सेसफुल होंगे और उनसे बनने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो भी काफ़ी क्वालिटी अश्योर्ड सॉफ्टवेयर होगा।